हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी मेंटर सोनल आपको कराऊंगी आज द इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आप जरूर देख लो। उसके बाद जब हम ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आई एम श्योर यू विल फाइंड इट एक्सट्रीमली इजी। ठीक है, सो पहले करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। Okay, now what does Umberto Eco mean by interstices? इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि Umberto Eco का interstices कहने का मतलब क्या था। Now the dictionary meaning of interstice is a crevice or a crack और a gap। तो किसी भी गैप का, क्रैक का आना, उसका मतलब interstices होता है। Now by interstices Umberto Eco means removing all empty spaces to make the universe एंड आवर लाइफ वेरी कॉम्पैक्ट। इस यूनिवर्स से उन गैप्स को फिल कर देना जिससे हमारी लाइफ और कॉम्पैक्ट हो जाए। राइट, नाउ इट कैन बी डन बाय यूटिलाइजिंग एवरी मोमेंट। और ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम हर एक मोमेंट को यूटिलाइज करें, इंक्लूडिंग द वंस दैट वी वेस्ट इन बिटवीन टू डिफरेंट पीसेस ऑफ वर्क। जो भी हम दो कामों के बीच में मिस कर देते हैं, टाइम को लेजरली उसको स्पेंड कर देते हैं, अगर हम उस टाइम को यूज करें, दैट टाइम इज कॉल्ड एज इंटरस्टाइसेस, right, to lend intensity of our lives. Okay, next, bring out Umberto Eco's humility and modesty as evident in the interview। अब Umberto Eco की humility और modesty के बारे में बात करनी है। Now, in spite of the unparalleled intellectual stardom that Umberto Eco acquired, he talks about his achievements in all modesty। कितना stardom था, लेकिन उनको मिला हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने सारे achievements के बारे में बहुत ही modesty से बात करते हैं। Right, now he attributes the spectacular fame of the name of the rose to people's capability of appreciating difficult reading experiences। वो अपने नेम ऑफ द रोज को, जो वो सक्सेस हुआ, उसका सारा श्रेय, उसका सारा क्रेडिट अपने रीडर्स को देते हैं कि उनके रीडर्स को पसंद आता है डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस करना। ठीक है, और इसीलिए उनका द नेम ऑफ द रोज सक्सेसफुल हुई। Now, with regards to his ability to do so many things, he feels that it is a fallacious impression. In fact, he clarifies that he is always pursuing the same philosophic and ethical ideas, but in different works and forms that gives the impression of variance, यानी कि variety देता है जो। Next, how do Umberto Eco's idea about people's taste for reading differ from that of journalists? Right? Now, journalists believe that people like trash and they shrink and they show difficult reading experiences, यानी कि उनको enjoy करते हैं वो difficult reading experiences को। Umberto Eco's views about readers differ as he believes that though one might be drawn towards trash, now आजकल लोगों को फालतू वाली रीडिंग्स हो सकता है पसंद आती हो, बट देन वन हु डजंट ऑलवेज लुक फॉर इजी रीडिंग एक्सपीरियंसेस, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा इजी रीडिंग के एक्सपीरियंसेस को नहीं ढूंढ रहे हैं। At times, books with serious themes are also enjoyed by the readers। Serious themes वाली जो readings हैं, वो भी readers enjoy करते हैं। Now, why did the spectacular success of The Name of the Rose puzzle the journalists and the publishers? ये क्यों puzzle करता है journalists और publishers को? Now, The Name of the Rose, in spite of being a detective story, ये एक detective story है, लेकिन फिर भी it delves into the metaphysics, theology and medieval history। इन तीन टॉपिक्स के बारे में भी वो इंक्लूड करता है। The journalists and the publishers did not have much faith in people's capacity for appreciating such a difficult reading experience। अब publishers और journalists को इतना confidence नहीं आ रहा था कि लोगों को इन topics के ऊपर work किया हुआ या reading पसंद आएगी। ठीक है, एंड हेंस दे डिडंट एक्सपेक्ट अ वेरी एनकरेजिंग रिस्पॉन्स टू द बुक। और इसीलिए उनके पब्लिशर ने उनको कितनी बुक्स का एडवांस दिया था, क्योंकि उनको फेथ नहीं आ रहा था। जल्दी से कमेंट में लिख दो कि कितनी बुक्स का एडवांस उनको मिला था अपने पब्लिशर से उम्बर्टो इको को। हाउ वुड यू evaluate मुकुंद पद्मनाभन as an interviewer? अब हमने उम्बर्टो इको को तो बता दिया, अब आपको ये मुकुंद पद्मनाभन के बारे में जो इंटरव्यू ले रहे थे उनके बारे में भी इवैल्यूएट करना है। Now, मुकुंद पद्मनाभन is an objective as an interviewer। He does not ask any embarrassing or controversial questions
फ्रॉम हिज गेस्ट। वो कभी भी कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अपने गेस्ट से नहीं पूछते हैं। इन हिज इंटरव्यू विद उम्बर्टो इको ही सीक्स रिस्पॉन्सेज, इसमें भी वो रिस्पॉन्सेज चाहते हैं रिलेटेड सोली टू द क्रिएटिव एबिलिटीज ऑफ इको। उम्बर्टो इको की जो भी क्रिएटिव एबिलिटीज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ के उनसे आंसर्स चाहते हैं। नो पर्सनल क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन भी उन्होंने नहीं पूछा है। राइट, लॉन्ग क्वेश्चन, गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ उम्बर्टो इको, यानी कि उनका कैरेक्टर स्केच बताना है आपको। नाउ उम्बर्टो इको इज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली and who apart from being an authority on semiotics, ये semiotics क्या है, a study of science, is a reputed novelist. His scholarly works comprise, कौन कौन से उनके scholarly works हैं, उन्होंने किस किस में काम किया है, academic tests हैं, essays, children's books, newspaper articles, ठीक है। The range and volume of his written output is mind-boggling, बहुत तरह तरह का काम उन्होंने किया हुआ है। Now, in spite of having achieved such intellectual stardom, Eco is a very humble and modest scholar. ठीक है, so वो बहुत ही ज्यादा humble और modest है। Far from boasting, बिल्कुल भी boasting नहीं करते हैं, बिल्कुल भी bragging अपने बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करना नहीं करते हैं about his achievements. Rather, he brushes aside compliment and makes himself look very ordinary. सारे compliments को side में रखे तो वो बहुत ही अपने आप को ordinary feel कराते हैं, दिखाते हैं कि मैं बहुत ही ordinary writer हूँ। He shares his experiences with others readily and talks about the utilization of the interstices as the secret of his success. वो बहुत ही प्यारे तरीके से अपनी सक्सेस का जो सीक्रेट है वो इंटरस्टाइसेस को देते हैं। Eco's arguments are very logical and a subtle wit and playfulness is evident in his controversial or through conversation. पूरी conversation में उनकी यही सब बातें निकल के आ रही हैं। I am a professor who writes novels on Sundays and I give impression of doing many things are good examples of his spirited style. ठीक है, ये पूरा कैरेक्टर स्केच आप as it is learn कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो Eco identified himself with academic community, वो अपने आप को academic community से आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेट करते हैं। His taste for narration was there right from the beginning, नरेट करने का जो उनका टेस्ट था ना वो शुरू से ही था and it sustained itself throughout, और वो शुरू से जब था अभी तक throughout रहा वो, उसके बारे में कमेंट करना है। Now, despite getting spectacular fame as a novelist, Eco always associated himself with academic community. Now, his non-fictional work occupied him for the first 50 years of his life. जो first 50 years of his life है वो उनके academic काम से relate करते हैं। Now, however, right from the beginning, his taste for the narrative was evident even in his scholarly writings. Now, when he submitted his first doctoral dissertation, his professor was impressed with his playful and personal style, which was far removed from dull, drab, and dispersonalized traditional manner of writing research. उम्बर्टो इको की जो रिसर्च पेपर था ना वो बहुत ही पर्सनलाइज था, बहुत ही एक अलग तरीके का था। जो मतलब रेगुलर में लोग बच्चे जो सबमिट करते थे जो प्रोफेसर थे वैसा नहीं था। दैट यूज्ड टू बी रियली डल। Right? The narrative aspect of his dissertation was complimented and it was published also. अब ये एक तरीका था उनको appreciation देने का। Ever since that time, Eco sustained this style and told the details of the story of his research in his essays too. उनके essay में भी ये दिखता था। He used this style for the first time in a novel that he wrote at the age of 50. उन्होंने एक एज ऑफ 50 में एक नॉवल लिखा और वो जो उनका स्टाइल था वो उसमें भी दिख रहा था नरेशन का स्टाइल। अब ये जो नॉवल थी द नेम ऑफ द रोज स्टॉर्म्ड द वर्ल्ड, उसने पूरी दुनिया हिला के रख दी एंड टू द अटर सरप्राइज ऑफ द पब्लिशर्स एंड जर्नलिस्ट ड्रू मास ऑडियंस, बहुत ऑडियंस इस नॉवल ने अपना अट्रैक्शन क्रिएट किया। नाउ हिज एनग्रॉसिंग नरेशन thus grew from his initial scholarly pursuits and made way to his fictional works also, और उनके इससे रास्ता बना उनके फिक्शनल कामों के लिए भी। ठीक है, सो कितना ज्यादा ये उनके कामों के ऊपर बात की जा रही है। राइट, ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम इसके बाद करेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर शुरू। टिल देन हैप्पी स्टडिंग।